To welcome you all in the second session of Become a Expert in 30 days. तो सेकंड जो सेशन है हमारा, तो उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि जब हम अकाउंट्स बनाते, अकाउंट लिखते, अकाउंट राइटिंग करते या अकाउंटिंग करते, तो सॉफ्टवेयर कौन सा भी रहने दो, मगर अकाउंटिंग करने के लिए जो कंसेप्ट है ना, वो सेम सभी जगह अप्लाई होती है। तो कंसेप्ट क्या है, अप्लाई होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट क्यों लिखते हैं उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अकाउंट लिखने के पीछे दो मुख्य रीजन है। एक तो रीजन है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे बिजनेस में हमारा टर्नओवर कितना है, उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और इनकम आने के बाद, एक्सपेंसेस होने के बाद हमें या बिजनेस ओनर को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, उनके पास टोटल नेटवर्क कितना है, लायबिलिटी कितना है, एसेट्स कितना है, उस सभी का इंफॉर्मेशन है उनके पास होना ज्यादा जरूरी है। तो तभी तो वो क्या करेंगे कि कौन से भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो लेने के लिए उनको हेल्प हो जाती है। ताकि क्या है कि अगर उनके पास कितना टर्नओवर है, तो एज पर एक्सपेक्टेशन उतना टर्नओवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें हमें टर्नओवर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, कौन सा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, वो एनालाइज करना पड़ता है। उसके ऊपर अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसके ऊपर डिसीजन लेके उसको कम कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वो जो डिसीजन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक बिजनेस ओनर को लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि बिजनेस ओनर को अपना बिजनेस कौन से लेवल पे आया है, उसका कहाँ पे आया है, हमारे बिजनेस में कितना पैसा अवेलेबल है, जो रिसीवेबल है वो डेटर से रिसीवेबल पैसा आने वाला है तो कितना आने वाला है, कौन से एसेट हमारे बिजनेस में है, क्या क्या लाइबिलिटी है, कितना लोन अपने पास है, जो क्रिएटर्स को कितना कितना अमाउंट देने का है, कौन सी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है वो हमें पे करनी पड़ती है। तो ये सभी का इंफॉर्मेशन है हर एक बिजनेस ओनर के पास होना ज्यादा जरूरी है। तो एक तो है कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी अकाउंटिंग करते हैं, तो उसके पीछे का पहला मुख्य कारण है कि बिजनेस ओनर को उसका जो बिजनेस है वो कौन से लेवल पे है, उसका रिपोर्टिंग है वो पता होना चाहिए, इसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। और दूसरा रीजन है कि अकाउंटिंग करने के बाद हमें इनकम टैक्स में अलग अलग जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। मेन तो है कि इनकम टैक्स को हर एक साल के बाद अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, और हमें कितना टोटल प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट होने के बाद हमें इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके पे करना पड़ता है। तो एज ए स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, इसके लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। दूसरा है कि जीएसटी, पहले तो सेल्स टैक्स वैट था, और भी कई तरह के टैक्सेस थे, मगर वो सभी टैक्सेस है वो बंद करके गवर्नमेंट ने 2017 में जीएसटी एक्ट है वो एप्लीकेबल किया। तो जीएसटी कैलकुलेट करके हमें हर महीने उसका पेमेंट करना पड़ता है, हमें मीन्स बिजनेस ओनर को। तो बिजनेस ओनर को जो टैक्स है जीएसटी है, इनपुट जीएसटी का क्रेडिट लेके जो भी बैलेंस टैक्स है वो पे करना पड़ता है। तो वो एक है कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उनको कुछ रिपोर्टिंग है, जो रिटर्न्स है, जो टैक्स है
वो फाइल करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है वो बनाने पड़ते हैं। तो दो मुख्य रीजन कौन सा है? पहले तो है कि बिजनेस ओनर को अपना बिजनेस कहाँ पे चल रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, हमारे बिजनेस में कितना कैश है, कितना हमारा पैसा आने वाला है, वो सब इंफॉर्मेशन है। उसका जो डिटेल है बिजनेस ओनर के पास होना चाहिए। इसके लिए एक P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। और दूसरा है कि एक्सटर्नल एजेंसीज के लिए जो गवर्नमेंट है, टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है, रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बना के सबमिट करने पड़ते हैं। तो जब भी आप अकाउंटिंग आगे जाके करने वाले तो ये दो चीजें आपको पता होना ज्यादा जरूरी है कि उसका महत्व क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय हमें उसका प्रिकॉशन लेके हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम देखेंगे कि वो जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कैसे होते हैं। तो मैं आपको मेरा माइंड मैप है ओपन कर लेते, आपको सिखाता हूँ। करेक्ट। ए कि दो स्टेटमेंट होता है, एक तो होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। तो आज हम देखेंगे कि बैलेंस शीट जो है वो क्या होता है। कि हम बैलेंस शीट अकाउंटिंग के पहले हम जो अभी टैली जो कोर्स करने वाले हैं, तो टैली जो कोर्स है एक तो माध्यम है कि हमारे ये दो स्टेटमेंट है वो बनाने का। जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग करने के पहले, टैली सीखने के पहले हम जो भी करने वाले उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो हमें पता होना चाहिए। तो रिजल्ट है कि दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें बनाने पड़ते हैं मेन। बाकी के वो बहुत सारे जो रिपोर्ट्स है वो भी बनाने पड़ते हैं, मगर जो मेन जो स्टेटमेंट है एक ये दो स्टेटमेंट है हमें बनाने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको आपका फाइनल रिजल्ट क्या है वो पता होना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो सभी टैली जो है वो सीखने वाले, सभी जो अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सीखने वाले। एक बार आपको क्लैरिटी हो गई कि ये हम जो आखिर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में होना ज्यादा जरूरी है, अपने पास होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी हम कौन सा भी घर बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं हम उसका जो ब्लूप्रिंट है और डिजाइन है वो बनाते हैं। और डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है कि वो जो घर है वो बनता है। तो वैसा ही सभी चीजें में एप्लीकेबल होता है। आपको जो भी करने का है या आपके जो भी गोल है तो आपके पास उसका ब्लूप्रिंट है अचीव करने का, तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो वैसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अकाउंट्स में वो चीज एप्लीकेबल हो जाती है कि आपको आपका एज अकाउंटेंट आपका गोल क्या है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी हैव टू प्रिपेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो आपका गोल है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ डेडलाइन भी देते हैं कि कौन से तारीख को कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सबमिट करना पड़ता है, कौन से डेट को हमें कौन से टैक्सेस है वो पे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या है कि वो डेट्स है वो भी रहते हैं। तो आपके पास एक बार क्या आपके माइंड में ये जो ब्लूप्रिंट है फाइनेंस स्टेटमेंट के एक बार रजिस्टर हो गई तो आपको उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग है वो करने का है। क्योंकि क्या है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का है तो हमें क्या है कि उसका रोड मैप पता होना चाहिए। कि अभी हम पुणे से हमें मुंबई जाने का है तो क्या है कि हम आज कहाँ पे है
वो पता होना ज्यादा जरूरी। अगर हम यहाँ पे हैं तो आगे जाके हमें जो मुंबई जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां पे हम जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है और हम कहाँ पे, वो दो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम अगर कहाँ पे जाने का है तो हम क्या कर लेते हैं पहले कि गूगल मैप का भी यूज करते हैं। तो क्या है कि वो पहले दिखाता है कि आपको कहाँ पे जाने का है, रोड कैसा है, कितना डेस्टिनेशन है, हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो है जो दो ब्लूप्रिंट है आपके पास अगर है तो उसको आप अकाउंटिंग करने में बहुत ही इजी जाने वाला है। तो आपने सभी ने जो कॉलेज में ये सीखा रहेगा कि हमारा बैलेंस शीट क्या होता है, करेक्ट। तो हम अभी अकाउंटिंग एक्सपेक्ट से सीखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट क्या होता है, वो कैसा बनता है। अगर कैसा बनता है मीन्स क्या है कि जो भी हम एंट्रियां करते हैं, जो भी अकाउंटिंग करते हैं, तो सभी एक एक अकाउंटिंग है। परचेस ट्रांजेक्शन हो गया, सेल ट्रांजेक्शन हो गया, अमाउंट रिसीट हो गया, बैंक के सब ट्रांजेक्शन हो गए, किसी को हमने पेमेंट किया, कुछ जो भी टैक्सेस है वो कैलकुलेट करके पे की, तो उसका सभी का जो इफेक्ट है तो सिर्फ दो स्टेटमेंट पे आता है कि कुछ स्टेट जो इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। कभी कभी होता है कि दोनों भी इफेक्ट है वो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो ये सब चीजें होता है। तो आपको ये जो बैंक बैलेंस शीट है वो कैसा है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले आता है कि उसका कैपिटल, शेयर कैपिटल हो जाता है। क्योंकि क्या है कि बिजनेस जब शुरू करेंगे तो ये उस समय उनके बिजनेस में पैसा है वो कैसा आया है। तो जो बैलेंस शीट है उसमें दो साइड होते हैं, एक तो कि एसेट साइड होती है, दूसरा होता है कि लाइबिलिटी साइड होती है, करेक्ट। तो आपको सभी को पता है कि एसेट क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है। हम इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको सभी ये जो कंसेप्ट है वो सभी पता है इसमें, करेक्ट। तो हम देखेंगे कि जब भी कोई भी बिजनेस ओनर है वो क्या कर लेता है कि उसको बिजनेस है वो शुरू करने का है तो क्या कर लेता है, शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे लेके आता है। तो शेयर कैपिटल में क्या होता है कि आपका शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। यहाँ पे आपको एज अकाउंट नो जानने का है तो अलग अलग एंटिटी होती है। एक तो होता है कि पार्टनरशिप होता है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप होता है, कंपनी होता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। ऐसे अलग अलग एंटिटीज रहता है। अलग अलग एंटिटीज रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो कैपिटल अकाउंट में उनके जो लेजर्स है वो भी अलग अलग बनते हैं। अभी शेयर्स कैपिटल है, अगर प्रोप्राइटरी जो बिजनेस है तो उसमें आते हैं कि शेयर कैपिटल में यहाँ पे क्या है कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप लेजर बनाएंगे तो आपको ये जो ग्रुप है उसके अंडर आपको लेजर बनाना है। तो मीन्स अगर प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो यहाँ पे आ जाएगा कि प्रोप्राइटर का आएगा मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट, ऐसा करके उनका लेजर है वो आपको बनाना पड़ेगा। उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा कि कैपिटल अकाउंट के अंडर, करेक्ट, शेयर कैपिटल में आएगा। अगर वो मोर देन वन पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वहां पे क्या है कि एक से ज्यादा दो तीन चार पार्टनर होते हैं तो वहां पे क्या आ जाएंगे यहाँ पे
कि एक नहीं दूसरा भी पार्टनर आएगा, कि दूसरा आएगा फिर मिस्टर बी कैपिटल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है लेजर से आपको बनाने पड़ेंगे, कि एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो उनको जितने भी पार्टनर रहेंगे उनका अलग अलग उनके नाम से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और उनको कौन से कैटेगरी ग्रुप के अंडर लेना पड़ता है, कि शेयर कैपिटल या कैपिटल अकाउंट के अंडर। दूसरा होता है कि जो भी हम कैपिटल आने के बाद हर महीने कुछ ना कुछ पैसे क्या होता है कि प्रोपराइटर या जो भी पार्टनर है वो क्या कर लेता है, पैसा विड्रॉल कर लेते हैं हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट। तो यहाँ पे हमें जब भी विड्रॉल आएगा तो यहाँ पे एक मिस्टर ए विड्रॉल अकाउंट या ड्राइंग भी बोलते हैं यहाँ पे, कि दोनों में से एक विड्रॉल अकाउंट या ड्राइंग, ये यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा है कि दूसरा अगर मिस्टर बी है तो मिस्टर बी है वो भी विड्रॉल करता है। तो मिस्टर बी का ड्राइंग अकाउंट, ये अकाउंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये तो हमने दो एग्जांपल देखे कि प्रोप्राइटर केसेस में क्या रहेगा, कि अगर एक एक प्रोप्राइटर होता है हर एक प्रोप्राइटरी बिजनेस में, तो उसमें क्या है कि एक ही नाम आएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में आप ज्वाइन हो गए तो वहां पे जितने भी पार्टनर है वो सभी पार्टनर का यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे आएगा। और जब आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में जॉब करेंगे उसका अकाउंटिंग करेंगे, तो उस समय दोस्तों यहाँ पे रिजर्व और सरप्लस करके एक अकाउंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि रिजर्व सरप्लस में जो भी हमारे प्रॉफिट है अकुमुलेटेड प्रॉफिट है वो रिजर्व सरप्लस में आ जाता है। कि नॉर्मल केस में दो केस होते हैं, एक तो है कि प्रोप्राइटरी बिजनेस एंड पार्टनरशिप, और दूसरा है कि लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्रोप्राइटर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उनके जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे ऐड हो जाता है। तो उन केस में जो रिजर्व सरप्लस है वो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। और जब लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस केस में जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो जो है कि उनके जो भी डायरेक्टर है या जो भी शेयर होल्डर है उनमें बांटा नहीं जाता है। उसका जो भी प्रॉफिट है वो रिजर्व सरप्लस में आ जाता है। जो भी 2020 में जो प्रॉफिट हो गए हैं वो भी रिजर्व सरप्लस में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट हो गए हैं वो भी उसमें आएगा। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे आ जाता है। तो आपको एज अकाउंटेंट ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट है वो कहाँ पे आता है। करेक्ट। इसके बाद में क्या है कि जो भी आपको पैसा आता है वो क्या है कि बैंक में जमा होता है। करेक्ट। और कैपिटल अकाउंट के बाद में लाइबिलिटी साइड है। तो यहाँ पे होते हैं कि जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो लोन लेती है, तो कि दो टाइप के लोन होते हैं। एक तो है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग और दूसरा होता है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो उसका जो अंडर ग्रुप है वो लोन्स एंड लाइबिलिटी हमारा जो हेड बैलेंस शीट का उनके अंडर आता है। तो उसमें भी
ग्रुप्स होते हैं, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स है और टैली में होते हैं। तो उसमें होते मीन्स हमें ही क्रिएट करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है कि लोन्स एंड लाइबिलिटी में, तो जब भी हम लोन लेंगे तो उनको हमें लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो उसका, तो यहाँ पे हम एक लेजर ब्रेक करेंगे कि हमने एक बैंक से लोन ले लिया है। तो आ जाएगा कि, और जो लेजर है उसके लिए हम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कौन सा पर्टिकुलर एक फॉर्मेट हमें यूज करना पड़ता है, कि लेजर का नाम जो है हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या बिजनेस के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमें बनाने पड़ते हैं। तो वैसा कि पहले लेजर्स है तो उनका नाम क्या देने का है, मगर जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप में हम लेजर है वो क्रिएट करते, ताकि क्या है कि जो भी हम एंट्रिया करेंगे तो उस समय अपने माइंड में होना चाहिए कि हमने ऐसे ऐसे लेजर क्रिएट किया है। तो हम क्या करेंगे, वो जो प्रोसेस है वो भी फॉलो करेंगे, कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपको रिमेम्बर करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कुछ कुछ रेगुलर बहुत सारे लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं अकाउंट में, मोर देन 100 टू 100 300। जैसा ही बिजनेस बड़ा होगा उतने ज्यादा लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। मगर लेजर क्रिएट करने के बाद हमें वो पता होना चाहिए हम कौन से लेजर सीक्वेंस कैसे दी, लेजर को नाम किस टाइप है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक एक फॉर्मेट है वो डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग करो। करेक्ट। तो जो भी हम लोन लेते हैं तो यहाँ पे लोन अकाउंट यहाँ पे नाम होना चाहिए। तो मीन्स जब अकाउंटिंग करेंगे लोन टाइप करेंगे तो लोन के रिलेटेड जो भी लेजर से वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे लोन आएगा, यहाँ पे लोन, यहाँ पे बैंक का नाम आएगा एचडीएफसी बैंक। करेक्ट, क्योंकि हमने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ पे लोन लेजर के पहले जो लोन है वो नाम रहेगा, तो हमें पता चलता है। क्योंकि क्या है कि अगर एचडीएफसी से हमने लोन भी लिया है और हमारा करंट अकाउंट भी है, मीन्स बैंक अकाउंट भी है, तो पर एचडीएफसी बैंक लिख दिया सिर्फ वहां पे, तो फिर एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक का लोन है तो लोन लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक ही बैंक से हम एक से ज्यादा लोन भी लिए जाते हैं एक ही बैंक से। तो यहाँ पे क्या करने का, लोन अकाउंट एचडीएफसी बैंक और उसका अकाउंट नंबर है वो एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ताकि क्या है कि एक ही बैंक से एक से ज्यादा अगर लोन लिया तो जब भी हम ईएमआई पेमेंट करेंगे तो कौन से लोन का ईएमआई पेमेंट किया है, तो आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करेंगे, कि हमारा जो लोन अकाउंट है उस बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे कि लोन एडीएफसी कौन सी बैंक के बैंक और अकाउंट नंबर। ठीक है, मैं अगर हमारे पास दूसरा कोई लोन है, लोन हमने एसबीआई से ले लिया, तो वहां पे आ जाएंगे उसका जो अकाउंट नंबर है। ये अकाउंट नंबर क्या है कि आप पूरा भी डाल सकते हो और शॉर्ट में डाल सकते हैं। तो पूरा डाल दिया तो क्या होता है कि फिर वहां पे पेस थोड़ा कम होता है कि लेजर क्रिएट करने के लिए टैली में। तो जो भी हम लिखते हैं मगर उसमें दिखने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि क्या है कि हम जब टैली में लेजर क्रिएट करते हैं तो उस समय जो भी अल्फाबेट है वो सभी अल्फाबेट वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं। मगर क्या है कि जब भी हम ज्यादा अल्फाबेट्स का कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं तो कॉम्प्रेस हो जाता है, उसका जो साइज है कम हो जाता है। तो आप जो भी नंबर देना चाहते हो लास्ट 4 डिजिट वो दिया तो भी चलेगा। तो इस टाइप में आप जो लेजर से वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो
कुछ होते कि हमने किसी के पास से कुछ अमाउंट है वो उधार लिया है, इस पर्सनल लेवल पे कुछ हमने अमाउंट है वो अगर ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कि हमने मिस्टर एक्स वाई जेड है उनके पास से हमने लोन लिया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लोन मिस्टर एक्स वाई जेड, तो ये जो अमाउंट जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे होंगे कि लोन लिया, तो लोन से स्टार्ट जो है हमारा लेजर है हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम थोड़ा बाद में देखेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो पहले तो एक लोन्स एंड लायबिलिटी आता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये दोनों आते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो करंट लायबिलिटीज होता है तो उसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं। करंट लायबिलिटीज में ये सभी जो ग्रुप्स है वो यहाँ पे आते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है, सन्ड्री डेटर्स या ट्रेड पेबल होता है कि हमारे अकाउंट्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स ही ग्रुप होता है, मगर कहाँ कहाँ पे वो जो ट्रेड पेबल करके भी नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होती है और अदर लाइबिलिटी टैक्स एंड ड्यूटीज। तो ये सब ग्रुप्स है वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं कि मीन्स करंट लाइबिलिटीज में एक ग्रुप है और हर एक ग्रुप के अंडर यहाँ पे लेजर हमें करने पड़ते हैं। तो ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है हम पहले देखेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कब क्रिएट होता है कि जब भी किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से हमने अगर मटेरियल है वो हमने परचेस किया, तो परचेस किया तो उसका अंडर ग्रुप आ जाता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक श्री गणेश एंटरप्राइजेस एक पार्टी है, हमने उनके पास से कुछ मटेरियल परचेस किया है तो उसका यहाँ पे नाम आएगा। अगर दूसरी पार्टी है यहाँ पे आएगा कि हमने क्या क्या हम एचपी से लैपटॉप परचेस किया, तो एचपी करके यहाँ पे क्रिएट होगा। ऐसे बहुत सारे जो भी लेजर्स है हम यहाँ पे अंडर सन्ड्री क्रिएटर से हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स का, करेक्ट। एक हो जाएगा। दूसरा है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या क्या होते हैं, तो आपको बताए कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक तो है कि जीएसटी, जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है, तो जीएसटी आ जाएगा। मगर जीएसटी के अंडर भी क्या है कि अलग अलग हेड्स होती है कि आपका होता है कि आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी मीन्स पूरा जीएसटी में भी दो टाइप की है, जीएसटी, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो आप सिर्फ अभी क्या करो कि सिर्फ जो नाम है वो याद रख दो। उसका कंसेप्ट है जब हमारा जीएसटी का टॉपिक होगा तो उस समय कवर हम करने वाले। तो आउटपुट एंड इनपुट ये दो कंसेप्ट होते हैं। इनपुट क्या है कि हम कौन सा भी मटेरियल अगर परचेस किया तो उसके आगे हमें डेटर्स को जीएसटी पे करना पड़ता है, तो उसका जो इनपुट है क्रेडिट हमें लेना अलाउड रहता है एज पर जीएसटी एक्ट। तो उसके लिए
जो इनपुट क्रेडिट होता है तो उनका पहले नाम देने का कि इनपुट आईजीएसटी। दूसरा होता है कि सॉरी यहाँ पे इनपुट इनपुट लिख देंगे यहाँ पे, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट ये जीएसटी, और तीसरा होता है कि इनपुट से जीएसटी। ये होता है, वही तो इनपुट हो गया कि हमने परचेस के ऊपर हमने ये जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट हमें मिला है। दूसरा होता है कि आउटपुट। आउटपुट जीएसटी क्या होता है कि जब भी हम हमारा कौन सा मटेरियल है कंपनी का, हम आगे जाके हमारे कस्टमर को सेल आउट कर दे, तो उस समय वो होता है कि आउटपुट जीएसटी। तो वहां पे भी हमें जो लेजर से हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आउटपुट है, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी, और ये होता है कि आउटपुट सीजीएसटी। ये जो अलग अलग नाम से हमें लेजर बना दे, इनपुट अलग से और आउटपुट अलग से। और यहाँ पे और एक लेजर है कि जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल करके लेजर। आप बोलेंगे कि यहाँ तो हमने एक नाम से किया है ओपन, तो वापस सेम नाम से हमें लेजर क्यों ओपन करने का है। दोस्तों ये जो ओपन किया है ये हो गया है कि ग्रुप हमने क्रिएट किया है, और ये जो ग्रुप के अगेंस्ट ये सब क्या है कि लेजर हमने क्रिएट किए। तो ये सब लेजर है वो क्रिएट होंगे कि जो भी हर महीने हम आउटपुट जो भी हमारा जीएसटी हो गया है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, वो ट्रांसफर बाद में हो जाता है कि जीएसटी पेबल को, और इनपुट जो भी जीएसटी वो भी ट्रांसफर होता है कि जीएसटी पेबल अकाउंट को, और उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमें यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो जो भी अकोमुलेटेड जो अमाउंट है वो यहाँ पे जीएसटी पेबल में आ जाती है। सभी अमाउंट है वो हर महीने ट्रांसफर होने के बाद। तो इस टाइप के जो लेजर है वो होगा कि ये लेजर हो गया, एक ग्रुप हो गया, और ये जो हो गया कि और एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप के अंडर और एक ग्रुप, मल्टीपल हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में एक ग्रुप में चाहे जितने लेजर से हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा होता है कि जीएसटी पे लोग हैं कि हमें इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है। तो सैलरी पेबल करके एक यहाँ पे हम लेजर से वो बनाए, और भी कर सकते हैं। हमें प्रोविडेंट मीन्स पीएफ पेबल, ये जो ये लेजर बनाए हमने। दूसरा और होता है कि ईएसआई से पेमेंट करना पड़ता है पेबल। ऐसे अलग अलग तरीके के जो भी टैक्सेस है वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो भी पेबल अकाउंट है यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कि मे बी हम प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है प्रोविजन,
यहाँ पे प्रीपेड नहीं, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। जो लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का यहाँ पे प्रोविजन है वो करना पड़ता है। तो ऐसे सभी होते हैं। और कुछ अदर लाइबिलिटीज जो है वो भी यहाँ पे आते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे टैक्स एंड ड्यूटी, यहाँ पे हमें कुछ इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। इनकम टैक्स पेबल करके जैसे एक ग्रुप क्रिएट किया, एक ग्रुप के अंडर है लेजर क्रिएट किया हमने, तो जो भी टैक्सेस वगैरह जो हमें पेमेंट करने का है हम इसके अंडर कर सकते हैं। करेक्ट, ये हो गया हमारा कि लाइबिलिटी साइड। आपका जो भी बिजनेस का लेजर से वो जो इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग वो डिजाइन कर रहा है। आपको ये जो कंसेप्ट है वो आपको जानना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में कैसे ग्रुप होते हैं, उसमें लेजर्स कैसे होते हैं, कि जो लोन्स एंड लायबिलिटी उसमें कैसे ग्रुप होते हैं, कि इसी सीक्वेंस से अलग अलग लेजर्स एंड ग्रुप्स है वो आपको बनाने पड़ते हैं। तो एक बार आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई कि लेजर कैसे बनते हैं और ग्रुप कैसे बनते हैं, ताकि जब भी हम हमारा लेजर क्रिएट करने शुरू होंगे तो ये जो कंसेप्ट है आपको कंफ्यूज नहीं होने वाली। तो ये क्लियर होना ज्यादा जरूरी। करेक्ट। तो दूसरा हम देखेंगे कि अभी एसेट साइड्स, लायबिलिटी साइड तो हमने देखा, अभी हम देखेंगे कि एसेट साइड में सबसे पहला जो आता है वो आता है कि आपके फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या क्या आता है, दो टाइप के एसेट होते हैं। एक तो होता है कि टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जब हमने कॉलेज में जो सीखते हैं तो फिक्स एसेट के अंडर हम बहुत चीजें देखते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब चीजें देखते हैं। मगर जब आप बिजनेस में जाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो ये जो कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए कि इस अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमारे जो फिक्स एसेट है वो आते हैं। कि टेंजिबल एसेट्स है वो क्या होते हैं, कि हम देखेंगे टेंजिबल एसेट में क्या क्या चीज आते हैं। तो एक तो कि फैक्ट्री बिल्डिंग है, यहाँ पे आते हैं। ऑफिस अगर प्रीमाइसेस है अपने पास तो यहाँ पे आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएंगे, इक्विपमेंट्स जो है वो आते हैं, फर्नीचर है, एसेट में कंप्यूटर लैपटॉप आते हैं। करेक्ट। तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट में डिफरेंस क्या है, कि जो भी टेंजिबल एसेट है तो उसका जो सिंपल डेफिनेशन है, एनी आइटम वी कैन सी एंड टच कर सकते हैं तो उनको हम टेंजिबल एसेट बोलते हैं। और जो भी एसेट को, जो भी चीज को हम देख नहीं सकते और उसको टच नहीं कर सकते वो आता है कि इंटेंजिबल एसेट। कि मीन्स ये जो है कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस, इक्विपमेंट, उसको सबको हम हमारे आंखों से देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। मगर अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो सॉफ्ट इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है कि सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, लाइसेंस, पेटेंट, ऐसी जो चीजें हैं वो आती है कि इंटेंजिबल एसेट। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते मगर उसको टच नहीं कर सकते, वो कैसे है, अंदर कोडिंग कैसे की है। कॉपीराइट कंसेप्ट रहता है कि उसको हम देख भी नहीं सकते और डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एविडेंस होता है अपने पास। लाइसेंस जो होते हैं कि बिजनेस में अलग अलग तरह के हमारे पास लाइसेंस है हमें लेने पड़ते हैं, तो भी इंटेंजिबल एसेट में आता है। कि पेटेंट है, कॉपीराइट्स, पेटेंट लिए जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के। तो पेटेंट जो ऐसा कोई चीज, फिजिकल चीज नहीं होता है, तो हम उसको देख नहीं सकते। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास जो एविडेंस होता है कि हमने गवर्नमेंट से
हमारे जो प्रोडक्ट है उसके हमने पेटेंट है वो हमने ले रखे हैं। करेक्ट। तो ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि टेंजिबल एसेट क्या आता है और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग में भी क्या होता है कि कोई कंपनी के पास मोर देन वन फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो जब मोर देन वन बिल्डिंग है तो आपको यहाँ पे लेजर है, वो आप कैसे क्रिएट करेंगे कि मल्टीपल एसेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं कि टेंजिबल एसेट के अंडर हमारे फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका एक ग्रुप बनाया कि मल्टीपल है, बड़े बड़े जो कंपनियां होते हैं उनके पास हर एक सिटी में एक एक फैक्ट्री जो होती है, हर एक सिटी में ऑफिसेस जो होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अलग अलग होती है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी मशीन है करके। तो फैक्ट्री बिल्डिंग है तो आपको अगर आइडेंटिफाई करने के एज अकाउंटेंट आपको आइडेंटिफाई क्यों करने के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फाइनलाइजेशन करेंगे तो उसके ऊपर हमें ट्रैक करना पड़ता है कि कौन सा एसेट कब परचेस किया हमने, उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, तो फिक्स एसेट रजिस्टर हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो कौन सा बिल्डिंग है कब परचेस किया है वो तो फिजिकली जहां पे है वहां पे होता ही है, मगर हमारे बुक्स में उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम कर सकते कि फैक्ट्री बिल्डिंग एट लोकेशन का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग एट पुणे करके। करेक्ट। अगर दूसरा और एक है बिल्डिंग एट मुंबई। करेक्ट। तो ऐसा आप नाम दे सकते हैं कि अलग अलग जगह आपका बिल्डिंग है, ऑफिस भी है, तो आपका ऑफिस एट पुणे। अगर आपका नागपुर में कोई ऑफिस है तो ऑफिस एट नागपुर। ये ऐसे देंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही इजी जाएगा। तो यहाँ पे मशीनरी है, तो आपके पास मशीनरी कौन से टाइप की मशीनरी है यहाँ पे, सीएनसी मशीन है, तो यहाँ पे सीएनसी मशीन है, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं सीएनसी मशीन है, तो उसको कुछ अगर अलग स्पेसिफिक मशीन है वो कौन सी कंपनी के है, तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं कि एल&टी कंपनी की हमने सीएनसी मशीन है वो परचेस की है। तो ऐसे अलग अलग मशीन है, वहां पे ऐसा है ड्रिलिंग मशीन। ये जो लेजर से आप क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे कि इक्विपमेंट का भी सेम ऐसा कि इक्विपमेंट फर्नीचर हमें हमारे पास है, मगर क्या होता है कि बहुत बार फर्नीचर सिर्फ की एक ही ग्रुप में फर्नीचर का एक ग्रुप होता है बड़े बड़े कंपनी में, क्योंकि क्या है कि हम फर्नीचर कोई सा भी परचेस करते हैं तो एक ही साथ नहीं करते परचेस। कुछ फर्नीचर है जब हमारा ऑफिस शुरू होगा या फैक्ट्री बिल्डिंग शुरू होंगे तो उस समय हमारे जो फर्नीचर लेते हैं, मगर जैसे हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है, बिजनेस आगे जाके बढ़ता है, तो वैसे हमें जो फर्नीचर की ये रिक्वायरमेंट आती है, तो उस समय क्या है कि हम जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू करते हैं। तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फर्नीचर कब परचेस किया है और उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और कभी कभी होता है कि हम फर्नीचर है पुराना हो गया या यूज नहीं हो रहा है, तो उसको हम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी है वो क्या करते बेच देती है, तो हमें उसका जो वैल्यू कितना है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो आपके यहाँ पे फर्नीचर में आएंगे कि टेबल,
मे बी आप टेबल को भी और अलग स्पेसिफिक टाइप के कॉन्फ्रेंस टेबल आपका कॉन्फ्रेंस में है तो वो भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। आपके जो चेयर है, चेयर है तो आपके की ऑफिस चेयर्स हो सकते हैं। अगर आपके पास चेयर्स हैं, वो भी मीन्स कैफेटेरिया में चेयर्स हो सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना एज अकाउंटेंट जरूरी है कि कौन से चेयर है यहाँ पे। कैफेटेरिया तो कौन सा चेयर्स कहाँ पे है वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आए इसके बाद में देखेंगे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप, तो उसमें क्या है कि बहुत बार जो भी कंपनी होते हैं कि लैपटॉप एंड कंप्यूटर जब परचेस करते हैं तो एक साथ सभी नहीं कि हमारे 5 साल में हमारे पास 500 एम्प्लॉय होने वाले हैं तो 500 एम्प्लॉय के लिए 500 लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो आज हम परचेस करके रखे, ऐसे नहीं होता है कि ग्रोथ जैसी जैसी कंपनी की ग्रोथ हो जाती है तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं कि एसेट से वो लेते हैं। तो यहाँ पे जिस जिस समय आप नया नया एसेट परचेस करेंगे उस समय आप अलग अलग लेजर से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे आएगा कि हमने पहले लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप पहले हमने डेल के लिए तो डेल लैपटॉप कर सकते हैं। बाद में हमने लैपटॉप हमने एचपी के परचेस किए, तो एचपी ऐसा अलग अलग नाम दे सकते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई होते ही यहाँ पे। करेक्ट। उसके बाद में कि कॉपीराइट जो जो सॉफ्टवेयर है आपके पास तो सॉफ्टवेयर के नाम अलग अलग दे सकते हैं कि हमने अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टैली सॉफ्टवेयर हमने परचेस किया तो टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पे नाम दे सकते हैं कि क्या आपको पता होना चाहिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है। हमें हमने एम एस ऑफिस परचेस किया, यहाँ पे एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो नाम दे सकते हैं। बाद में आपने और कुछ सॉफ्टवेयर हमने परचेस किया तो ये सभी सॉफ्टवेयर है, कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो हमने परचेस किया तो यहाँ पे अलग अलग नाम देना पड़ता है। तो अलग अलग लेजर है वो क्रिएट होंगे, उसके पहले ग्रुप क्रिएट होगा और ये जो ग्रुप है वो आ जाएगा फिक्स असेट के अंडर। ये जो कैटेगरी ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और उसके बाद में ये जो लेजर्स है वैसे हमें करने पड़ते हैं। तो वैसे सेम है कि कॉपीराइट से किस चीज का कॉपीराइट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइसेंस है, कौन से लाइसेंस के लिए हमने कितना कितना अमाउंट पे किया है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। पेटेंट से कौन से हमने पेटेंट लेके रखे तो उसका एक एक नाम है वो हम लेजर क्रिएट करेंगे उसके अंडर। उसके पहले ग्रुप रहेगा, ये होता है। इसके बाद में होता है कि कैप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP बोलते हैं उसको। कैपिटल WIP क्या होता है कि कुछ कुछ एसेट्स है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक हमारा ऑफिस का पूरा बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंपनी, तो क्या है कि उसको 2 साल 3 साल 4 साल भी लगता है। तो जब तक कोई भी एसेट पूरा नहीं होता मीन्स उसको कंप्लीशन नहीं हुआ है, इट इज नॉट पुट इन यूज नहीं हुआ है
उसको अकाउंटिंग बोलते हैं कि पुट इन यूज, मीन्स यूज के लिए वो अभी तक तैयार नहीं है, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। कि जो भी अमाउंट है, अगर हमने फैक्ट्री बिल्डिंग है वो हमने 2020 में शुरू किया है, तो उसमें क्या है कि हम मटेरियल, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस किया, तो वो सब चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अनलेस अंटिल एनी एसेट नॉट पुट इन यूज, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस। कभी कभी होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन वर्क इन डब्ल्यूआईपी चलते। फैक्ट्री यहाँ पे आता है कि फैक्ट्री डब्ल्यूआईपी, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री हम ये भी दे सकते हैं कि फैक्ट्री एट पुणे डब्ल्यूआईपी। अगर आपका ऑफिस चल रहा है, यहाँ पे मुंबई में ऑफिस है, ऑफिस एट मुंबई, उसका काम चालू है, डब्ल्यूआईपी ऐसे कर सकते हैं। तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक उसको अलग लेजर्स में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और जब कंप्लीट होता है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो मिलता है। तो उस समय जो अमाउंट है वो उसको टेंजिबल एसेट में ट्रांसफर किया जाता है। करेक्ट। तो वैसे सेम है कि जो फिजिकल एसेट्स है वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें कैपिटल डब्ल्यूआईपी के अंडर आता है। मगर आपने कोई सॉफ्टवेयर है, मीन्स इंटेजिबल एसेट्स है, टेंजेबल एसेट क्रिएट होता है तो कैपिटल डब्ल्यूआईपी में आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। मगर इंटेंजिबल एसेट कोई हम बना रहे कि मीन्स कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, कुछ लाइसेंस लेने के लिए हम बहुत बार बहुत सारे अमाउंट है वो खर्चा करना पड़ता है, मगर लाइसेंस मिला नहीं, तो उसके लिए क्या है कि इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट करके एक ग्रुप होता है, उसके अंडर हमें करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि ईआरपी सॉफ्टवेयर बना रहे, ईआरपी डब्ल्यूआईपी आ जाएगा। कि दूसरा है कि आप कोई इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आप अगर ईआरपी इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर वो बना रहे, तो वहां पे डब्ल्यूआईपी ऐसे कैटेगरी हमें बनाने पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजिबल एसेट कौन सा है, इंटेंजिबल एसेट क्या है। तो टेंजिबल एसेट अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको अलग से कैटेगराइज करना पड़ता है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो उसके लिए अलग से कैटेगराइज है, वो हमें करने पड़ते। करेक्ट। उसके बाद में हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है कि बहुत बार क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स है वो परचेस करते हैं, तो यहाँ पे शेयर्स के अंडर आ जाएगा कि शेयर्स हमने परचेस किए। तो शेयर्स में भी आ जाएंगे कि फिर हमने RIL मीन्स रिलायंस के शेयर्स परचेस किए, शेयर्स RIL। आपने फिर L&T के शेयर्स परचेस किए, शेयर्स L&T। आपने अगर फिर SBI के कुछ शेयर्स परचेस किए, शेयर्स SBI। तो ये शेयर्स नाम लिखना क्यों जरूरी है, तो क्या है कि हमें पता चले कि शेयर्स है करके। बाद में क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है कि SBI की शेयर्स है वो भी परचेस किए, और दूसरी जगह हमारे पास SBI का अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि शेयर्स का कौन सा लेजर है और हमारा बैंक अकाउंट का कौन सा लेजर है। या हमारे पास लोन भी हमने SBI से लिया है, हमने यहाँ पे एक लोन का भी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया था, बराबर, SBI। तो लोन है तो लोन के अंडर आ जाएगा। तो इसके लिए जो पहले जो नाम देना है ना वो ज्यादा जरूरी है, कि उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है
कि हमने कौन सा लेजर बनाया है। तो शेयर्स रहेंगे तो शेयर ऐसा करके आप यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। अभी फिक्स डिपॉजिट है, आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट एट एक्सिस बैंक में किए और उसका फिक्स डिपॉजिट का जो रिसीट का नंबर है 4 डिजिट वो भी यहाँ पे लिखना जरूरी है ताकि आइडेंटिफाई होगा। क्योंकि एक से ज्यादा अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किए बाद में किए कि डिपॉजिट एट एसबीआई, ये हमने नाम दिया। आपके पास कोई अभी तीसरे बैंक में भी कुछ फिक्स डिपॉजिट है, एट कोटक बैंक, उसका डिजिट 4 डिजिट है, वो नाम ये आइडेंटिफाई होता है कि बाद में जब हम रिसीट ये करेंगे कि देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो रिसीट है उसका नंबर क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी। क्योंकि क्या है कि हम जब कौन सा भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है, उसके बाद में हम एंट्री पास करते हैं और उसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें ये सब चीजें करने का है। हमारे पास कुछ प्लॉट है तो प्लॉट को भी दे सकता है कि लैंड एट नासिक, नासिक में हमारा लैंड है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर हमारा लैंड एट ठाणे, तो आइडेंटिफाई होना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि अदर कुछ इन्वेस्टमेंट रहेंगी तो भी उसके अंडर ऐसे ई ग्रुप के अंडर लेजर से हम वो बनाते हैं। ये देखा हमने फिक्स असेट। दूसरा है कि करंट असेट में, करंट असेट बहुत ही अलग अलग तरह के होते कि ये जो मेन ग्रुप्स होते हैं कि करंट असेट में स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे सन्डी डेटर्स होते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस है और अदर करंट लाइबिलिटी। तो आप जब भी स्टॉक्स एंड इसमें आएंगे कि स्टॉक भी अलग अलग टाइप के, रॉ मटेरियल स्टॉक है, फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक है, और यहाँ पे है कि WIP स्टॉक, हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें कितना है। तो रॉ मटेरियल में भी हमारे पास क्या होता है कि बहुत ही अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं। अगर हम देखेंगे कोई स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई कंपनी है उसमें आएगा कि पेन आ जाएगा, दूसरा एक स्टेपलर आएगा, स्टेपलर आ जाएगा, दूसरा है आपका कि नोटबुक आएगा, नोटबुक आएगा। इसमें भी अलग अलग टाइप के अगर नोटबुक रहेंगे कि उसे अलग अलग नोटबुक का है साइज के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जितने भी रॉ मटेरियल है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि नाम है वो हमें देने पड़ते हैं, करेक्ट। तो ऐसा अलग अलग जो नाम है हमें देने पड़ते हैं। तो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट सेम ऐसा भी हो सकता है कि पेन का फिनिश गुड्स कितना है, रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स कितना है, हम अलग अलग नाम है यहाँ पे हम दे सकते हैं। बाद में कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अलग अलग जो नाम है यहाँ पे हम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ।
करेक्ट। ये जो डेटर्स है हमारा कि हमारा जो पार्टी है उनका नाम आएगा कि हम सेल करने वाले कौन सी कंपनी को हम सेल करेंगे, हम रिलायंस को सेल करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री उनको सेल करेंगे, तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे आना चाहिए। और जो भी नाम लिखेंगे यहाँ पे कि पूरा नाम लिखने का, जो भी हम जिस नाम से हम इनवॉइस बनाए कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो लिमिटेड लिखने का। यहाँ पे आ जाएंगे कि हमने L&T प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है तो उनको हमने बेचा, तो PVT LTD ऐसा पूरा नाम लिखने का। कोई हमारे पास एक कोई कंपनी है, अशोक लेलैंड है, तो ये कंपनी उनको हमने सेल किया है, तो पूरा नाम होना ज्यादा जरूरी है। अगर शॉर्ट नाम हमने लिखा तो बाद में क्या है कि जब भी हम रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे हम दिक्कत आ सकते हैं, तो पूरा नाम लिखना ज्यादा जरूरी। तो सेम जितने भी अपने पास है डेटा जिनको हम मटेरियल बेचते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है हम बेचते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे डेटर्स के अंडर दिखती है। सेम वैसा ही है कि कैश एंड बैंक बैलेंस, तो अगर कैश में है तो कैश अकाउंट करके एक लेजर है वो बनाना पड़ता है। उसमें एक ही बैंक है तो बैंक में है कि हमने SBI करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट है, उसका आप क्या करेंगे 4 डिजिट लास्ट डिजिट है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। एक्सिस बैंक करंट अकाउंट, उनका जो लास्ट 4 डिजिट है यहाँ पे नाम देंगे। जितने भी अकाउंट्स रहेंगे आपके उन सबको करंट अकाउंट यहाँ पे आपको नाम देने के। इस टाइप पे अगर आप लेजर क्रिएट करेंगे तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें बहुत ही इजी जाएगा। दूसरा है कि शॉर्ट टर्म एडवांसेस। शॉर्ट टर्म एडवांसेस हम किसको देते, कोई हम एम्प्लॉय को एडवांस दे देते, एम्प्लॉय को हमने एडवांस दिया तो हमारे पास 10 एम्प्लॉय मगर एक ही साथ हम सभी को एडवांसेस नहीं देते, तो मिस्टर P को हमने एडवांस दिया तो हमारा एम्प्लॉय, तो यहाँ पे उनका नाम आएगा कि एडवांस। इस प्रवीण, मिस्टर प्रवीण को हमने एडवांस दिया तो पहले नाम होना चाहिए यहाँ पे प्रवीण कर एडवांस करके यहाँ पे आएगा कि फिर एडवांसेस है हमने। अगर और कोई हमारे पास ए है क्या, मिस रेखा करके हमारे एम्प्लॉय तो उनको एडवांस दिया, तो ऐसे एडवांसेस जो है वो नाम है हमें करने पड़ते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है। जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो ऐसे जो कैटेगरीज है वो लिखते हैं मिस्टर देव करके, तो ऐसे एडवांसेस है। मे भी आप यहाँ पे अलग अलग नाम के अलग अलग लेजर से वो बनाएंगे कि लेजर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के अंडर लेजर से, ऐसा जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पे करना पड़ता है। अदर कुछ एडवांसेस है कि हमारे पास
टीडीएस रिसीवेबल है, कुछ हमने गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ऐसा आने वाला है, तो आप अदर करंट लाइबिलिटीज है यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस टाइप में आपको ये जो पूरे मैप टाइप है वो आपको आपके माइंड में होना ज्यादा जरूरी है। इस टाइप में आपका जो बैलेंस शीट है कि ऐसा बनता है, मगर जब दिखता है आपको तो क्या है कि सिर्फ इजी वे में इतना ही दिखता है बहुत बार कि हम ये जो सब ग्रुप है इस ग्रुप में, मगर जब अकाउंटेंट को पता है कि जो सिर्फ बैलेंस शीट में इतने हेड है, मगर हर एक हेड में ग्रुप क्या क्या है, हर एक ग्रुप में क्या क्या लेजर्स है, वो आपको कैटेगराइज करना पड़ता है एज अकाउंटेंट करके, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज में हमें हर एक लेजर के साथ ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। करेक्ट।